हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। This is one of the important topic of determinate chapter. Why? Because as you can see in determinate chapter you will find this part of matrix. ये मैट्रिक्स का ही पार्ट है। सो मैट्रिक्स का पार्ट डिटर्मिनेट में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें डिटर्मिनेट का भी यूज़ है, इसलिए इसको मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं रखा है, डिटर्मिनेट चैप्टर में रखा है। सो हियर दिस टॉपिक यू विल स्टडी in form of mixing of or combination of determinate as well as matrix. That is why this topic is one of the most important topic. And जब भी क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे तब डेफिनेटली ये टॉपिक तो वहाँ पे कुछ न कुछ अपना पार्ट देगा, ठीक है, कुछ न कुछ इसका तो वहाँ पे लिंक होगा ही। सो एज यू कैन सी एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा ये? सबसे पहले तो ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एडजॉइंट मिलेगा। सेकंड चीज़, कैसे फाइंड करना है? तो हमने अगला टॉपिक देखा था माइनर एंड कोफैक्टर का, तो उसमें जो कोफैक्टर हमने फाइंड किया बस वही करना है। हमको सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करने हैं पहले। वंस अगेन, मुझे कोई भी मैट्रिक्स का सबसे पहले मुझे कोई भी मैट्रिक्स में मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले मुझे सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ये सभी के इसका कोफैक्टर A11, इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर A13, इसका A21, A22, A23, A31 सभी के कोफैक्टर को उसी की पोजीशन में रख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोज लेना है मुझे, ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको मैं अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलूँ तो उसका ट्रांसपोज ले लूँगा ना, मतलब ये वाला, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एडजॉइंट है। वंस अगेन, मैं पहले सब एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करूँगा, तो ये फाइंड हो गए सब एलिमेंट के कोफैक्टर को मैट्रिक्स में लिख लिए। फिर इसमें उसका ट्रांसपोज ले लूँगा, तो मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो मतलब यह क्या हुआ कि A11, A12, A13 बिकम A11, A12, A13 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो ये जो आंसर है इसी को हम एक्चुअल में एडजॉइंट ए बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड करो, वही पोजीशन में लिखा है, उस पोजीशन में सिर्फ आपको रो से कॉलम में चेंज कर देना है। आपको डायरेक्ट भी अगर फाइंड करना हो तो कैसे करना है? ये सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड करना चालू करो, उसको कॉलम में लिखते जाओ। सेकंड रो के कोफैक्टर को फाइंड करके सेकंड कॉलम में लिख लो, थर्ड रो के कोफैक्टर को फाइंड करके थर्ड कॉलम में लिख लो, यू विल डायरेक्टली फाइंड एडजॉइंट ए। और एक तरीका जो है वो शॉर्टकट भी है, वो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना तब दिखाऊंगा कैसे शॉर्टकट से हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। 2x2 के लिए तो बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है, मतलब बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फास्टेस्ट शॉर्टकट है। 3x3 के लिए थोड़ी मेथड है, बट इससे तो अच्छी है। सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को अलग से सेपरेटली फाइंड करना है और सबको लिखना है, उससे तो थोड़ी फास्ट चलेगी वो शॉर्टकट, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट है उसमें पॉइंट A इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ये जो A मैट्रिक्स है और ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, ये A है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ए। उसका सिंबल देख लेना भाई, इसको लिखेंगे हम एडजॉइंट ए, ADJ A, ठीक है, एडजॉइंट ए। तो A मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, मतलब A इंटू एडजॉइंट ए करूं, तो ये कुछ मैट्रिक्स ऐसा बन गया। देखो ये पहला वाला मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है वो ये वाला, आप देख सकते हो A11, A12, A13 और उसके कोफैक्टर यहाँ पे कॉलम में है। देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A31, A32, A33। इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, डेफिनेटली हमको मल्टीप्लिकेशन के रूल तो पता है, तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब अगर फॉर्मूला यूज़ कर लूँ तो मुझे इस तरह का कोई मैट्रिक्स मिलेगा। वैसे देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है, बट ये अगला वाला जो मैंने टॉपिक में एक दो नोट करवाई थी, मैंने बताया था तब कि ये जो दो नोट है वो काम आएगी आगे वाली कोई थियरी को प्रूव करने में। तो अब आप देख सकते हो A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, इसका आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद करो एक बार, दिखाता हूँ चलो। मैंने ये जो नोट करवाई थी आगे कोफैक्टर वाली इस तरह की, उसमें आप देख सकते हो मैंने ये जो मैट्रिक्स, ये जो डिटर्मिनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसमें A11, A12, A13 है,
और उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 से किया। मैंने तब बताया था कि इस रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो बस यहाँ पे वही है, देखो A11 A12 A13 ये पहली रो के एलिमेंट जो है उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, तो उसका आंसर डेफिनेटली क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना उसका ही डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए। और आपने वहाँ पे नोट्स में वो भी देखा था कि अगर मैं पहली रो के एलिमेंट को कोई दूसरी रो के कॉलम दूसरी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जैसे A12 A11 A12 A13, उसको समझ लो मैं सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ। सेकंड रो के कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23। तो यहाँ पे देखो स्मॉल A11 कैपिटल A21, ओके सॉरी यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है, ये कैपिटल A21 है। फिर स्मॉल A12 कैपिटल A22 है, हाँ है। स्मॉल A13 कैपिटल A23 है, ओके। मतलब पहली रो के एलिमेंट को दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, 0। सिमिलरली पहली रो के एलिमेंट को तीसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, दिखाया है। A11 कैपिटल A31, ठीक है। A12 कैपिटल A32 एज यू कैन सी, A13 कैपिटल A33 एज यू कैन सी। सो दिस इज ऑल्सो गिविंग आंसर एज 0। तो सिमिलरली मैंने ये सभी के आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सिर्फ इतने ही नंबर है जो, एक मिनट, ये सिर्फ नंबर जो है आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा है ये, और ये इसमें भी आप देख सकते हो A21 कैपिटल A21 वही A21 और उसी के कोफैक्टर है A21 A21 A22 A22 A23 A23। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो A31 कैपिटल A31 A32 कैपिटल A32 A33 कैपिटल A33। ये तीनों के जो तीनों है वही यहाँ पे डिटर्मिनेंट A बन गया है, और बाकी सब 0 है। देखो बाकी सब क्या है, 0। सो इट मीन्स व्हाट, कि मेरे पास एक ये मैट्रिक्स मिल गया, ये जो बड़ा सा वो मैट्रिक्स मिल गया, उसमें ये तीनों के तीनों जो डायगोनल का एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट है, बाकी के 0 है। ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। इसमें से मैं अगर डिटर्मिनेंट A कॉमन निकाल लूँ सब में से, तो बाहर डिटर्मिनेंट A कॉमन बच गया क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो डिटर्मिनेंट A इंटू I। सो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ गया A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। आपको ये प्रोसीजर वैसे तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन समझाने के लिए दिखा दी, बट यू शुड नो द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको खास याद रखना है। अगर ये भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी भी डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है आगे, ये जो प्रॉपर्टी है उसमें मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, जो जब प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ पे लिखवा दी, यही A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। उसमें अगर मुझे ये वाला प्रूव करना है तो मैं दोनों साइड A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ, तो A इनवर्स A एडजॉइंट A इक्वल टू A इनवर्स डिटर्मिनेंट A IN। अगर मैं इसमें से अब समझ लो कि मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दूँ और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन I लिख लूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा A इनवर्स इंटू I, ठीक है ना। तो ये जो A इनवर्स इंटू I है उसका मल्टीप्लिकेशन तो A इनवर्स ही होगा। मैंने बताया था ना कि किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, वो खुद ही होगा। सो A इनवर्स इंटू I को मैंने ऐसे ही A इनवर्स लिख दिया, और ये डिटर्मिनेंट A को यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो क्या बना, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A, और इसकी वैल्यू तो I होती है। और अगेन I के साथ तो कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मतलब इसके साथ I मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डेफिनेटली लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो फाइनली A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A, दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, है ना। ये आपको याद रखना है, मेमोराइज इट। इसको अगर याद नहीं रखा तो मतलब इसको चलेगा, अगर याद नहीं भी है तो, अगर याद है तो अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो भी चलेगा, बट यू शुड नो दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमको A इनवर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो वेन एवर दे आर आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ A इनवर्स कि फाइंड करो A इनवर्स, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ यूज़ करोगे। हमने चैप्टर 3 में, मैट्रिक्स चैप्टर में A इनवर्स फाइंड करने का एक तरीका देख लिया था। उसमें क्या देखा था, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
तब वहाँ पे भी मैंने बताया था कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी एक मेथड है हम वो डिटर्मिनेट चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो मेथड है ये वाली कि जब भी ए इनवर्स फाइंड करना हो हम सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे एंड डिटर्मिनेट ए फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो एडजॉइंट ए फाइंड करना इजी ही है, सभी एलिमेंट के सिर्फ आपको कोफैक्टर फाइंड करके उसको ट्रांसपोज ले लेना है ताकि आपको एडजॉइंट ए मिल जाए। बस एक बार एडजॉइंट ए मिल गया तो उसको डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ए, मतलब ए का डिटर्मिनेट फाइंड करके उसको डिवीजन में रख दो, यू विल डायरेक्टली फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो हम डेफिनेटली देखने ही वाले हैं कि ये कैसे करना है फाइनली, बट फिर भी मैंने एक बार थियोरेटिकल पोर्शन के लिए दिखा दिया। ओके, अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से याद तो नहीं रहेगी आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब अप टू 10th तक है जो, तो मैंने ट्राई की है सबके प्रूफ बनाने की। तो अगर आपको प्रूफ याद है कि कैसे क्रिएट करना है, और वो भी मैंने प्रूफ सभी को ऑलमोस्ट सभी प्रूफ को एक ही तरीके से बनाने की कोशिश की है कि चलो एक ही तरीके से सबको प्रूव किया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूला हमको दिखाई दे या फिर उसके यूज दिखाई दे, देन यू कैन इजीली प्रूव इट बाय सिमिलर मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, पहला वाला तो प्रूव हो गया भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, हाँ, इसमें एडजॉइंट और ए ये जो दोनों है उसको अगर ऑर्डर चेंज करके भी लिखोगे तो भी आंसर यही बनेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सेकंड वन, तो उसका प्रूफ यहाँ पे है, एट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू n-1। अब कैसे प्रूव करना है, तो मैंने मोस्टली इसी के फॉर्मूला से स्टार्ट किया है, ताकि ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्योंकि मुझे ये अलग से सभी क्वेश्चन में यूज़ करना है ए इनवर्स का फॉर्मूला, इसलिए मैं तो इसको तो याद रखूंगा ही, कोई भी स्टूडेंट इसको तो याद रखेगा ही। तो अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो फिर इसमें एडजॉइंट ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए को यहाँ पे लेके जाऊंगा, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए। नाउ इफ आई नीड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ पे भी मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो मेरे पास अंदर थी वो डिटर्मिनेंट के अंदर, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया, बराबर। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमेशा जब भी बाहर निकलता है, ये मॉडुलस जैसी साइन के बाहर निकलता है, तो क्या होगा, मतलब ये कोई भी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट ए ऑब्वियसली बिकम एज अ कांस्टेंट, ये कोई भी एक वैल्यू बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा ही मॉडुलस के बाहर निकलती है, तो कैसे बाहर निकलेगी, पावर n के साथ बाहर निकलेगी। मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। देखो ये जो है, ये जो आपके पास है ये वाली, वो जो एक है वैल्यू k की है, मतलब वो k ही है, कांस्टेंट ही है, उसको मैं अगर बाहर निकालूंगा तो कितने पावर के साथ निकालूंगा मैं, n पावर के साथ। तो डिटर्मिनेंट a को मैंने n पावर के साथ बाहर निकाल लिया, एंड जो बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट के अंदर वो क्या बचा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये बचा। अब डिटर्मिनेंट a रेज़ टू n इंटू डिटर्मिनेंट a, ये -1 पावर डिटर्मिनेंट के बाहर निकल सकता है, तो फाइनली n-1। So this one formula that you can remember or you can prove it using this technique. ठीक है, थर्ड वन, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर ये वाला प्रूव करना है तो अगेन मैंने वहीं से स्टार्ट किया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, उसमें से भी अगेन एडजॉइंट ए ही सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ तक तो कॉमन ही है। देखो फिर यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मतलब यहाँ तक सभी में कॉमन है, मतलब सभी फॉर्मूला को यहाँ तक तो आपको बताना ही है और याद रखना है कि कैसे करना है। फिर यहाँ से आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फॉर्मूला की पैटर्न बनाते जाओ। जैसे यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये ए को रिप्लेस करके मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ये वाला ए जो है उसको रिप्लेस करना है, तो मुझे सिर्फ ये वाला ए जो है उसको रिप्लेस करना है सभी जगह पे, किसके साथ, एडजॉइंट के साथ। इस ए को मैं अगर एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूँ, है ना, ए बिकम एडजॉइंट ए, तो क्या देखो ये ए बिकम एडजॉइंट ए, यहाँ से ये वाला रिप्लेस कर लिया, फिर ये भी डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ए, और आप देख सकते हो ये भी ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर लिया, ताकि पूरा का पूरा ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ए बन गया। ठीक है, सो नाउ आई गेट LHS, मुझे LHS में जो पैटर्न चाहिए थी वो मिल गई, बस मुझे इस तरफ RHS में मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, तो फाइनली मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का आंसर हमने अगर याद रख लिया है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रखा है तो फिर ये छोटी सी टेक्निक यूज़ करके इसको प्रूव करके दिखा दो, यहाँ पे लिख लो। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू n-1 इंटू, अगेन यहाँ पे वापस एडजॉइंट ए है लेकिन उसमें डिटर्मिनेंट बाहर डिटर्मिनेंट नहीं है, तो सिर्फ एडजॉइंट ए है,
तो सिर्फ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला तुमको याद है, यही वाला है ना, इसी को यूज करो वापस, एडजॉइंट ए की जगह डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स वापस यहाँ पे रख दो। ओके, सो मैंने ये वापस एडजॉइंट ए को ये इससे रिप्लेस कर लिया उसी के फॉर्मूला से, ठीक है। सो फाइनली डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स होल इनवर्स, अब ये इनवर्स में दोनों के अंदर मतलब दोनों को दे देता हूँ, तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू -1 और ये ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए हो जाएगा, 2 बार इनवर्स करेंगे तो वापस ए खुद हो जाएगा। तो फाइनली डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू n-1 इंटू डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू -1 इंटू ए, इट बिकम डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू n-1 which is -2, so hence proved. Okay, and fourth one, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू n-1 होल स्क्वायर। ये इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर यहां तक हमको पता है, अगर यहां तक हमको पता है तो फिर यहां से प्रूव करना इजी हो जाएगा। कैसे? मतलब यहां तक मतलब अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है तो यहां से इजी हो जाएगा फॉर्मूला प्रूव करना। एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेस्ट टू n-2a, तो ये मैंने पहले लिख लिया। फिर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ दोनों साइड डिटरमिनेंट चाहिए, मतलब दोनों साइड डिटरमिनेंट दोनों मतलब दोनों डिटरमिनेंट लगा के मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट दे दिया पहले। ओके, तो मैंने डिटरमिनेंट दोनों साइड दे दिया। फिर फाइनली मेरे पास अंदर जो है उसमें कांस्टेंट क्या है भाई, तो ये वाली चीज़ पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है उसको हम k बोल सकते हैं भाई, हाँ ये जो है वो k है अल्टीमेटली। तो जब भी फॉर्मूला ऐसा हो डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा k रेस्ट टू n इंटू डिटरमिनेंट ए। तो ये k का काम करेगा ना यहाँ पे, तो ये k का काम अगर करेगा तो इसको बाहर निकालेंगे, जैसे ये बाहर निकला तो कितने पावर के साथ निकला, n पावर के साथ, ठीक है। और अंदर क्या बचा, सिर्फ डिटरमिनेंट a। ओके, अब फाइनली ये जो n है वो n-2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a रेस्ट टू n इंटू n स्क्वायर -2n, और ये 1 है तो +1, तो ये फॉर्मूला बन गया n-1 होल स्क्वायर का, ठीक है। सो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है तो उसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट a रेस्ट टू n-1 होल स्क्वायर है। सिमिलरली अगर एडजॉइंट 3 बार है, ऐसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है, खास डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज है, डिटरमिनेंट a रेस्ट टू n-1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अगर एडजॉइंट ऐसे 4 बार है तो यहाँ पे फॉर्मूला में 4। अगर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मतलब 5 बार ऐसा एडजॉइंट लिख के फिर a लिखा है, तो उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो डिटरमिनेंट a रेस्ट टू n-1 होल रेस्ट टू 5। सो यहाँ पे अगर जितनी भी बार 10 बार भी लिख लिया तो यहाँ पे पावर 10 लिख लेना, और कुछ नहीं है। तो ये JEE या JEE एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, जिसमें अगर आपको कॉमन पैटर्न पता है तो आप आगे की कोई भी पैटर्न को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ट्विस्ट के लिए ये लोग क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 5, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये जो मैंने प्रूफ समझाया है वो सभी प्रूफ आप खुद से भी देख लो, मेरे ख्याल से सभी प्रूफ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या फिर लाइव लेक्चर में बोल सकते हो, ठीक है। मैं अभी प्रूफ सिर्फ दिखा देता हूँ, मैंने लिख के रखे हैं सभी के प्रूफ, और आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट इफ़ यू नो द बेसिक थिंग्स इन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, और इसी के फॉर्मूला को अगेन सिंपली जनरलाइज किया है, एडजॉइंट ए बी का बन गया एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो मतलब ये सीक्वेंस चेंज हो गई, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की सीक्वेंस चेंज हो गई, ए बी का बी ए हो गया, एडजॉइंट को अलग अलग दिया फिर भी। एंड यहाँ पे अगर 3 मैट्रिक्स है तो तीनों मैट्रिक्स में भी सीक्वेंस कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी, सी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। इट मीन्स कि अगर मेरे पास n मैट्रिक्स भी है मल्टीप्लिकेशन में तो सीक्वेंस कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। पहले एडजॉइंट मुझे लास्ट के मैट्रिक्स को देना है, फिर उसके लास्ट सेकंड को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सेकंड को एंड देन फर्स्ट को, मतलब पूरी रिवर्स ऑर्डर में एडजॉइंट देने हैं मुझे, देन मल्टीप्लाई करना है। दैट्स व्हाट द ऑर्डर दैट वी नीड टू ऑलवेज डिफाइन। देन एडजॉइंट a रेस्ट टू m इक्वल टू एडजॉइंट a होल रेस्ट टू m। अगर ये वाली चीज़ इसी को भी आप समझ के देखो तो भी हो जाएगा, देखो है ना कैसे, जैसे अगर ये सभी ए समझ लो, A1 A2 A3 सभी को अगर ए समझ लो तो क्या हो जाएगा भाई, तो एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A, तो ये एडजॉइंट A कितनी बार हो गया भाई, m बार, है ना। सो डायरेक्टली वो इसी तरीके से भी हम सोच सकते हैं, या फिर अगर हमको ये वाला तरीका समझना है तो ये वाला तरीका भी आप सोच सकते हो, और इससे भी आप बना सकते हो आंसर, ठीक है। ये मैंने इसीलिए प्रूफ दिखाया है कि क्योंकि कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरह के आए तो आपको बेसिक फॉर्मूला जो है एडजॉइंट का, वो कौन सा था,
ये जो बेसिक फार्मूला है इसको यूज़ करके आप सभी के फार्मूला को प्रूव कर सकते हो। जैसे इसको यूज़ करके ये वाला बनाया है और आगे कोई कोई फार्मूला मैंने डायरेक्टली ये वाला लिख दिया है ताकि मुझे ये वाला स्टेप बार बार लिखना ना पड़े। जैसे यहाँ पे इसका यूज़ किया, फिर यहाँ पे भी इसका यूज़ किया, फिर इसको तो आगे वाले फार्मूला के यूज़ से प्रूव किया, इसको भी अगेन वहीं से वहाँ से ये वाला बनाया और उसके बेस से बनाया आंसर, इसको भी वहीं से, फिर ये वाला डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो, इसको बार बार लिखा नहीं है मैंने। बट इफ़ यू नो दिस वन डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली प्रूव दिस, क्योंकि ये वाला स्टेप तो हर एक जगह पे आएगा। एडजॉइंट ए को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे तो, क्योंकि सभी फॉर्मूला एडजॉइंट के हैं, तो अगर एडजॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है देन इट इज़ गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, ये वाला प्रूव हो गया इसका यूज़ करके, वही उसका यूज़ करके ये वाला भी प्रूव हो गया, वही उसका यूज़ करके आप देख सकते हो ये आगे वाला फार्मूला भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, और उसी का यूज़ करके आप देख सकते हो सभी फार्मूला उसी का यूज़ करके प्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो बस ये सब की प्रोसीजर एक बार वीडियो को पॉज करते करते देख लो एंड देन यू कैन से, अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना बाद में। ये एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका आंसर जीरो वैल्यू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू जीरो का डिटर्मिनेंट। अब जीरो का डिटर्मिनेंट तो जीरो वैल्यू हो जाएगी और जीरो का इनवर्स जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब ये देख सकते हो आपने जीरो को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जीरो को अंदर मल्टीप्लाई करने पे सभी एलिमेंट जीरो ही रहे, तो अल्टीमेटली ये जो है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो किसी भी जीरो नंबर को किसी जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो आंसर नहीं मिलेगा, जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे पास जीरो वैल्यू है उसको मैं जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो देन आई विल गेट जीरो मैट्रिक्स, नॉट जीरो वैल्यू। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी स्टूडेंट के अंदर, तो ये खास ध्यान रखना, उसके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे इसको सोचना है। ओके, फिर ये इतने सारे प्रूफ थे, अगर याद रहते हैं तो ठीक है, बट प्रूफ एक बार कैसे प्रूव करने ना वो एक बार सीख लो तो डिटेलिंग आपको ज़्यादा पता चलेगी, मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा अंदर घुस पाओगे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने डिटरमिनेंट चैप्टर में एक बार दिखा दिया था, बोल दिया था, फिर भी एक बार वापस मैट्रिक्स चैप्टर डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स चैप्टर में मैंने दिखा दिया था ये वाला, बट डिटरमिनेंट चैप्टर में वापस एक बार मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ है डायरेक्टली। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है, मैंने वो बताया था, अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का फॉर मैट्रिक्स ए अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर। ठीक है, और अगर फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन उसको बोलेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, किसी भी चीज का डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, अगर वो जीरो आ रहा है तो सिंगुलर, अगर जीरो नहीं आ रहा है डिटरमिनेंट तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं इट मीन्स कि वो मैट्रिक्स जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इफ इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन नॉट कैटेगराइज दिस मैट्रिक्स इनटू सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, दोनों में से एक भी नहीं हो सकता। वी कैन नॉट एग्जैक्टली से इट इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इफ इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स देन ये नोट भी देख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कैसे इसको समझे, तो समझो कि ए इनवर्स है, इसका फॉर्मूला ये वाला हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया। अगर इसका डिनोमिनेटर जो ए है, डिटरमिनेंट ए, अगर वो जीरो हो जाए तो डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। दैट इज वाई आई कैन से कि अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाट कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, अल्टीमेटली अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कुछ ना कुछ अगर पॉसिबल होगी तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इनवर्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब एग्जाम्पल ही बाकी है, बाकी सब थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो गए मेरे ख्याल से। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक में और कोई थियरी नहीं है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चलो एडजॉइंट ए को कैसे फाइंड किया जाए, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, A11 A12 A21 A22। मुझे क्या फाइंड करना है, सबके कोफैक्टर। तो मुझे पहले A11 A12
A21 A22, मुझे ये चारों के चारों पहले फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो A11 क्या आएगा भाई, A11, तो A11 फाइंड करने के लिए उसी के रो और कॉलम को निकाल दो, क्या बचेगा 4, तो आंसर इज 4, ठीक है। और प्लस माइनस साइन आप है ना वो -1/i प्लस जे से मत जाओ, आप डायरेक्टली सोचो कि ये जो मैट्रिक्स है ना उसमें प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा करके सोचो, मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए प्लस साइन ले लो, इसके लिए माइनस साइन लो, इसका अगर कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो तो उसमें माइनस साइन लो, इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो तो इसमें प्लस साइन लेके चलो, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में प्लस माइनस की सीक्वेंस से आप याद रखना इस तरह से, बाकी मुझे सिर्फ रो एंड कॉलम ही ढकने हैं। तो ये A12 मतलब ये वाला नंबर, उसका कोफैक्टर क्या होगा भाई, उसका कोफैक्टर ये रो एंड कॉलम को निकाल दिया, बचा 1, बट उसको कैसे लेना है, नेगेटिव साइन के साथ, तो -1 हो गया, ठीक है। फिर ये A21 कैसे फाइंड करना है, मतलब 1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, तो 1 को निकाल दिया पहले रो एंड कॉलम, बचा क्या 3, बट उसकी साइन क्या लेनी है भाई, नेगेटिव, ठीक है ना। इसकी साइन जो है वो कैसी लेनी है, नेगेटिव, सो यू कैन पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर। एंड देन लास्ट में ये जो बचा A22, उसका कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, ओके। एंड देन उसको रो एंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा 2, और उसकी साइन क्या लेनी है भाई, उसकी साइन पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, ये एग्जैक्ट तरीका जो बुक के अंदर है वो, ठीक है। हम इसी तरीके को वैसे डेफिनेटली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कितना लंबा और कितना कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को, है ना। तो मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगा, फिलहाल इतना सीखो कि ये एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में लिख लेता हूँ एडजॉइंट ए का आंसर, एडजॉइंट ए इक्वल टू ये पहला वाला A11 A12, उसके कोफैक्टर क्या बने 4 -1, और मुझे लिखने हैं उसको कैसे, ऐसे लिख लिए चलो। फिर 1 और 4 का कोफैक्टर -3 और 2, बट मुझे इसका लेना है क्या, ट्रांसपोज। खास याद रखना, ये सभी के मैंने कोफैक्टर लिख लिए, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर डायरेक्टली वही पोजीशन में लिख लिए, फिर उसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। देन फाइनली व्हाट आई कैन गेट 4 -1 -3 2, तो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, ओके। तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर को फाइंड करके दिखाना है, क्वेश्चन में एग्जाम में भी कोफैक्टर को फाइंड करके दिखाना है। देन मुझे इसका एडजॉइंट ए लिखना है वही पोजीशन में, बराबर, जो भी कोफैक्टर फाइंड किया वही पोजीशन में एडजॉइंट लिखना है, एंड देन उसका ट्रांसपोज ऊपर लिख के फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। ये है एक्चुअल मेथड। अब हम कैसे जाएंगे वो मैं दिखाता हूं, चलो, ओके। अब हम ये वाला तरीका यूज करेंगे, लिखेंगे यही, बोल देता हूं वापस, यही लिखना है, क्योंकि लिख के तो हमको दिखाना पड़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या कुछ भी, मतलब क्वेश्चंस अगर दिखाया है और एक्सप्लेनेशन लिखना है तो मुझे लिखना तो सब कुछ पड़ेगा, बट मैं तरीका ये यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आंसर बना लूँगा, है ना, क्योंकि मेरे पास आंसर का शॉर्टकट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बन गया क्या, तो 4 2 -3 -1, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख लिया, तो ये चीज़ आपको दिखानी है मुझे। ये दोनों को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज। आप देख सकते हो 2 4 बन गया 4 2, ठीक है, ये हो गया 4 2, इतना पता चला, ओके। देन ये दोनों की सिर्फ साइन चेंज करनी है, मतलब ये जो अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख लो, एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख लो। तो 3 बन गया -3, 1 बन गया -1, है इजी, बहुत ही ईजी है तरीका। अब ये पहले मैंने फाइंड कर लिया कि एडजॉइंट ए इक्वल टू दिस वन। अब मैं क्या करूँगा, मैं बीच बीच में लिखते जाऊँगा भाई। क्या लिखना है, A11 इसकी वैल्यू, A12 A13, सॉरी कैपिटल है ना, कैपिटल, अच्छा पहले स्मॉल लिख लो फिर उसके कैपिटल लिख लो, A11 देन कैपिटल A11 इक्वल टू दिस वन, कैपिटल A12 इक्वल टू दिस वन, कैपिटल A13 इक्वल टू दिस वन, एंड A14 के लिए कैपिटल A14 इक्वल टू वट एवर, ओके। A11 क्या है पहले, 2 3 A11 A12, इसको एक्चुअल में क्या लिखते हैं हम लोग, A11 A12 A21 A22, मुझे ये एग्जैक्टली बताना है भाई, A21 एंड A22, ठीक है। अदरवाइज ये वाला अगर रॉन्ग है तो फिर वो आंसर रॉन्ग बन जाएगा। तो ये कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22, ठीक है।
तो ये इसकी वैल्यू 2 3 फिर 1 एंड 4, ये जो है एलिमेंट है और उसके कोफैक्टर क्या हो गए कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर क्या हो गया भाई, तो इसका कोफैक्टर हो गया 4, इसका कोफैक्टर हो गया 4, फिर कैपिटल स्मॉल A12 का कोफैक्टर क्या हुआ भाई, तो उसका कोफैक्टर हुआ -1, खास देखना है ना, क्योंकि इसका कोफैक्टर हमको यहाँ पे मिलेगा आंसर में, क्योंकि अगर चलो ऐसा भी नहीं करना है हमको, अगर कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा है तो यहाँ पे करो एडजॉइंट A इक्वल टू, एक स्टेप उल्टा जाओ वापस, 4 -1 -3 2, और यहाँ पे ट्रांसपोज लिख लो, क्योंकि ये वाला स्टेप भी मुझे लिखना है, आप देख सकते हो ये दोनों स्टेप मैंने लिखे, फिर ये वाले स्टेप से मैंने ये मतलब पूरी की पूरी सीक्वेंस उल्टी कर देनी है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो 2 है उसका कोफैक्टर 4, 3 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -3 एंड 4 का कोफैक्टर 2, तो 2 का 4, 3 का -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। फिर 1 का मैंने क्या बताया, 1 का कोफैक्टर -3, तो यहाँ पे लिख लिया -3, एंड 4 का कोफैक्टर क्या हुआ 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2। दैट्स ऑल। बस ये वाला एक बार मतलब पीछे से एक बार पता चल गया तो ये वाला बनाओ, उससे ये वाला बनाओ, तो ये कैलकुलेशन हो गई, है ना। थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू में हो रही होगी, बट डेफिनेटली यू विल फाइंड इजी थिंग्स स्लोली। ओके, चलो एक आध और क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप पहले यहाँ पे लिख लो A11 कैपिटल A11, ठीक है, कैपिटल A11 है 1, फिर A12 वो है 2, फिर A21 वो है 3 एंड A22 वो है 4, और उसके कोफैक्टर को मुझे अलग से फाइंड करके दिखाना है, तो फिर इसकी जगह मैं खाली रखूँगा, इसको मैं पीछे से लिखूँगा, ठीक है। अब मुझे एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट समथिंग ट्रांसपोज, मुझे यहाँ पे भी कुछ न कुछ लिखना है, और फाइनली एडजॉइंट A का मेरे पास आंसर है। अब वो आंसर क्या है मैंने बता दिया था, इसको पहले इंटरचेंज कर लो, तो ये हो गया 4 1, और ये दोनों की साइन चेंज, तो ये नेगेटिव ये हो गया -2 माइनस, और ये माइनस, ठीक है, तो -2 -3, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ये है, तो इट मीन्स कि इसका ट्रांसपोज ले लो, 4 पहली रो को लिख लो पहली कॉलम, और पहली कॉलम को पहली रो। अब देखो ये जो है पहली पोजीशन है 1 का, तो 4, ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या था भाई, पहले तो था वही, देखो हाँ, ये 2 का क्या होगा भाई, 2 का -3, फिर ये 3 का क्या होगा -2, एंड 4 का क्या होगा भाई 1। क्लियर भाई। तो ये इस तरीके से हम आराम से आंसर बना सकते हैं। ये एक्चुअल में इसका आंसर ये वाला बन जाता है, अगर MCQ है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बड़ा सा क्वेश्चन है तो भी इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आदत बनाई है तो अच्छी बात है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन बराबर से लिखना आता है देन इट इज़ गुड, क्योंकि कभी कभी हमको चीज़ें पता होती है कैसे करनी है, बट कभी कभी लिखना नहीं आता है, इसकी वजह से भी मार्क्स कट होते हैं, एक दो मार्क्स बीच बीच में कट हो जाते हैं। तो हमको भी 90 के अप जाना है, या फिर 70 80 90 के अप जाना है, तो एक दो मार्क्स जो भी कट हो रहे हैं ना, वो बहुत काम आने वाले हैं, है ना। हाँ, अगर ठीक है 35 40 का ही टारगेट है तो फिर ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग को तो फिर इतना ही पता है कि भाई अगर स्टूडेंट 35 तक मार्क्स लाता है तो उसको सिर्फ पास होना है, तो उसको जितना भी आ रहा है उसके फुल मार्क्स ही वो लोग दे देते हैं ताकि वो एटलीस्ट पास हो जाए, है ना। बट अगर स्टूडेंट 70 80 के ऊपर जा रहा है आउट ऑफ 100, तो फिर वो लोग ट्राई करेंगे कि उसको कहाँ कहाँ मार्क्स कट करे, है ना। तो एक्सप्लेनेशन अगर बराबर से लिखा है तभी आपको मार्क्स परफेक्टली मिलेंगे। सो दैट्स वाई एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट एवर नॉलेज यू हैव। ऑब्वियसली दोनों इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पहला 2x2 के तरीके का अगर क्वेश्चन आया तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाए वो मैंने यहाँ पे दिखाया। अब 3x3 के लिए एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करें वो मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर इसकी टेक्निक भी वापस ऐसी ही है, एक्चुअल में यही है, बट इसका भी मैं एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मुझे आंसर बनाना ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 2x2 के लिए भी सोच रहे हो तो ये जो सिर्फ 4 चीज़ें फाइंड करनी थी तो वो कंफ्यूज कर रही थी, तो डेफिनेटली 3x3 के लिए तो वो कंफ्यूज करेगी ही। सो इसी की वजह से मैं इस 3x3 के लिए भी एक छोटा सा शॉर्टकट दिखाऊंगा, पीछे से इसका आंसर बना के चालू करेंगे और ये पूरी की पूरी डिटेलिंग लिखेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं वो और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।